हेलो दोस्तों, स्वागत है पॉलिटिकल स्टडीज पे। मैं हूँ आर के सिंह एंड हम लोग स्टार्ट कर चुके थे फिजिक्स का पहला यूनिट्स एंड डायमेंशन। तो आज हम लोग इसी यूनिट से कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों करते हैं क्लास को स्टार्ट। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले जो सभी दोस्त हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में क्लास को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों करते हैं क्लास को स्टार्ट। सबसे पहले बात कर लेते हैं लिस्ट काउंट के बारे में। लिस्ट काउंट क्या होता है? जब हम लोग कोई भी मेजरमेंट करते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट के सहारे, तो वो वाला इंस्ट्रूमेंट सबसे कम जितना वैल्यू मेजरमेंट कर सकता है एक्यूरेटली, उसी वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? उस इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आया? कोई भी इंस्ट्रूमेंट सबसे कम जितना वैल्यू एक्यूरेटली मेजर कर सकता है, वही वैल्यू उस इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट होता है। जैसे कि देखो, ये वाला स्केल मेरे पास है। ठीक है, इस स्केल को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। अभी कैसे करेंगे ड्रॉ? बिल्कुल इस तरह से होगा स्केल। ठीक है, तो एक साइड में क्या होता है दोस्तों, आप जानते हैं इंच होता है। ठीक है, एंड दूसरे साइड पे सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर होता है। ठीक है, तो इस स्केल के सारे आप सबसे कम कितना वैल्यू मेजर कर सकते हैं दोस्तों? इधर क्या होगा? सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। ठीक है, इधर क्या है दोस्तों? इंच। तो इंच सबसे लार्जेस्ट यहाँ पे वैल्यू है। ओके, लार्जेस्ट यूनिट है इस स्केल के लिए। एंड सबसे छोटा वाला यूनिट कौन सा है दोस्तों? मिलीमीटर। ओके, तो हम लोग इस स्केल के सहारे सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू 1 मिलीमीटर को मेजर कर सकते हैं एक्यूरेटली। ठीक है, इससे छोटा वाला वैल्यू हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस स्केल के लिए लिस्ट काउंट क्या हो जाएगा? 1 मिलीमीटर, क्योंकि इस स्केल के सहारे हम लोग सबसे छोटा 1 मिलीमीटर एक्यूरेटली हम लोग मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस स्केल का लिस्ट काउंट हो जाएगा 1 मिलीमीटर। तो फटाफट से हम लोग लिस्ट काउंट का डिफिनेशन भी लिख लेते हैं। ओके, लिस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट is the smallest measurement that the instrument can measure accurately। ठीक है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट क्या होता है? वो इंस्ट्रूमेंट सबसे कम जितना वैल्यू एक्यूरेटली मेजर कर सकता है, वही होता है उसका लिस्ट काउंट। ठीक है, तो मैंने एग्जांपल भी यहाँ पे दिया। ओके, ये है एक नॉर्मल स्केल जो कि आपके जियोमेट्री बॉक्स में मिलता है। उसमें सबसे छोटा यूनिट कौन सा होता है दोस्तों? मिलीमीटर। ओके, एंड सबसे कम वैल्यू हम लोग कितना मेजरमेंट कर सकते हैं? 1 मिलीमीटर। तो इस स्केल के लिए लिस्ट काउंट हो जाएगा 1 मिलीमीटर। ओके, इतना तो समझ में आ गया है। तो हम लोग अभी क्या करेंगे दोस्तों? अभी हम लोग वर्नियर कैलिपर को डिस्कस करते हैं। ठीक है, या फिर स्लाइड कैलिपर। ओके, जिसमें 2 स्केल होते हैं, प्राइमरी स्केल एंड सेकेंडरी स्केल। ठीक है ना, वर्नियर कैलिपर या फिर स्लाइड कैलिपर। ठीक है, ये एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है दोस्तों, जिससे कि हम लोग 1 मिलीमीटर से भी कम लेंथ को बहुत ही एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। एंड एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए इस इंस्ट्रूमेंट पे 2 स्केल होता है। एक तो है मेन स्केल, ठीक है, दूसरा क्या है दोस्तों? सेकेंडरी स्केल। ओके, मेन स्केल एंड सेकेंडरी स्केल। तो यहाँ पे मैं स्केल को ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पे मान लेते हैं ये है मेन स्केल। ओके, ओके 10 एंड मेन स्केल mm में होता है। ओके, तो यहाँ पे मैंने 10 mm ले लिया है। ओके, एंड सेकेंडरी स्केल बिल्कुल इस तरह से होता है। ओके,
तो यहाँ पे 10 डिवीजन एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है 9 डिवीजन। ओके, तो 10 डिवीजन ऑफ सेकेंडरी स्केल इज इक्वल टू 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। ठीक है, कुछ इस तरह से इसका रिलेशन होता है। 10 डिवीजन ऑफ सेकेंडरी स्केल इज इक्वल टू 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। तो यहाँ पे 1 डिवीजन ऑफ सेकेंडरी स्केल क्या होगा दोस्तों, 9/10 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। ओके, तो ये होगा 1 डिवीजन। तो अगर हम लोग एक ही डिवीजन की बात करें, 1 mm की बात करें, तो यहाँ पे ये है मेन स्केल मतलब 1 mm। एक डिवीजन की हम लोग बात कर रहे हैं, इस वाले डिवीजन के सिर्फ। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकेंडरी स्केल का जो पहला डिवीजन है वो 1 mm से थोड़ा सा छोटा है, कुछ इस तरह से है। ठीक है, ये है सेकेंडरी स्केल एंड ये है मेन स्केल। ओके, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं 1 mm से छोटा होता है सेकेंडरी स्केल का एक डिवीजन। ओके, तो ये वाला जो आप डिफरेंस देख सकते हैं यहाँ पे, ये वाला डिफरेंस, ठीक है, इतना छोटा सा डिफरेंस, इतना ये एक्यूरेटली मेजर कर सकता है। ठीक है, ये वाला इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, जितना डिफरेंस होगा 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल एंड 1 डिवीजन ऑफ सेकेंडरी स्केल का, मतलब इतना डिफरेंस है, ये वाला लेंथ मेजर कर सकता है वर्नियर कैलिपर या फिर स्लाइड कैलिपर बहुत ही एक्यूरेटली। ओके, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, लिस्ट काउंट। ठीक है, क्योंकि यह है सबसे छोटा मेजरमेंट जो कि स्लाइड कैलिपर या फिर वर्नियर कैलिपर कर सकता है एक्यूरेटली। ओके, तो लिस्ट काउंट कैसे निकालेंगे, लिस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल माइनस 1 डिवीजन ऑफ सेकेंडरी स्केल। ठीक है, तो 1 डिवीजन क्या है दोस्तों, 1 mm है एंड 1 डिवीजन ऑफ सेकेंडरी स्केल जो कि हम लोगों ने अभी निकाले हैं 9/10। ओके, तो इसको अगर हम लोग माइनस करते हैं तो हमें मिलता है 1/10 मिलता है एंड जो कि होता है वो 0.1 mm। ठीक है, 0.1 mm है स्लाइड कैलिपर या फिर वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट। ओके, तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग रिजल्ट वैल्यू कैसे निकालेंगे। ठीक है, रिजल्ट वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, लिस्ट काउंट तो हमें मिल गया है, मेन स्केल का रीडिंग हमें मिल जाएगा, सेकेंडरी स्केल का रीडिंग हमें मिल जाएगा, तो हम लोग रिजल्ट वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखो दोस्तों, रिजल्ट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या है, मेन स्केल रीडिंग लेना है प्लस सेकेंडरी स्केल का भी रीडिंग लेना है एंड सेकेंडरी स्केल के रीडिंग को हम लोग लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमें जो मिल जाएगा वही क्या होगा दोस्तों, रिजल्ट वैल्यू। ओके, ये है फॉर्मूला, मेन स्केल रीडिंग प्लस सेकेंडरी स्केल रीडिंग मल्टीप्लाइड बाय लिस्ट काउंट, ये होता है रिजल्ट वैल्यू का फॉर्मूला। चलो अभी हम लोग एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। ठीक है, तो आपके स्क्रीन पे एक सवाल आ रहा होगा, देखो इसको मैं तब तक इरेज कर लूँ, क्वेश्चन को पढ़िए तब तक। देखो दोस्तों क्या कह रहा है क्वेश्चन, द थिकनेस ऑफ अ रॉड व्हेन मेजर्ड विथ अ वर्नियर कैलिपर द रीडिंग ऑफ मेन स्केल इज 6 mm। ठीक है, मेन स्केल का रीडिंग क्या है दोस्तों, 6 mm एंड द वर्नियर स्केल रीडिंग जो कि सेकेंडरी स्केल होता है। ठीक है, वर्नियर स्केल रीडिंग इज 5, देन व्हाट इज द रिजल्ट वैल्यू इफ लिस्ट काउंट इज 0.1 mm। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें मेन स्केल रीडिंग लेना है, कितना है दोस्तों, 6 mm। ठीक है, सेकेंडरी स्केल रीडिंग 5। ओके, एंड लिस्ट काउंट क्या है दोस्तों, लिस्ट काउंट है 0.1 mm। ओके, तो रिजल्ट वैल्यू क्या होगा, रिजल्ट वैल्यू मेन स्केल रीडिंग जो कि हम लोगों ने अभी भी सीखा प्लस
सेकेंडरी स्केल रीडिंग मल्टीप्लाइड बाई लीस्ट काउंट। ओके, फॉर्मूला पे लगा दो, यहाँ पे 6 + 5 मल्टीप्लाइड बाई 0.1 जो कि हो जाएगा 6 + 0.5 मतलब 6.5 mm। ठीक है, तो थिकनेस ऑफ रॉड क्या होगा दोस्तों? 6.5 mm। ओके, ये था पहला एग्जाम्पल। ओके, चलो अभी हम लोग इरोड से कुछ न्यूमेरिकल करने वाले हैं। इरोड से, अगर आपने इरोड वाला वीडियो नहीं देखा होगा तो ज़रूर देख लीजिएगा। ओके, आपको फिजिक्स का जो प्लेलिस्ट है उसमें ही सारे वीडियो मिल जाएगा पहले यूनिट से। ठीक है, और भी 6 वीडियो हो चुके हैं, ये है 7 नंबर वीडियो फिजिक्स से। ओके, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। क्या है देखो, मास ऑफ अ सब्सटेंस, मास ऑफ अ सब्सटेंस इज 100 ± 4। ठीक है, एरोड कितना है? ±4 kg एंड वॉल्यूम इज 10 ± 0.2 मीटर क्यूब। देन फाइंड द परसेंटेज एरोड इन डेंसिटी, एब्सोल्यूट एरोड ऑफ डेंसिटी एंड वैल्यू ऑफ डेंसिटी विथ एरोड लिमिट। मतलब एरोड लिमिट के साथ हमें डेंसिटी का वैल्यू भी लिखना है। ओके, चलो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, देखो फॉर्मूला लिखो। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी क्या होता है दोस्तों? मास अपन वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला है मास अपन वॉल्यूम। तो यहाँ पे डेंसिटी को हम लोग रो से लिखते हैं। मास क्या है दोस्तों? 100। ओके, एंड वॉल्यूम क्या है? 10। ठीक है, मास क्या है दोस्तों? 100 एंड वॉल्यूम क्या है? 10। तो यहाँ पे 10 kg/m³ होता है। ठीक है, ये है डेंसिटी। लेकिन इसमें थोड़ा सा एरर है। मास के लिए कितना एरर है दोस्तों? 100 ± 4 kg एंड वॉल्यूम के लिए एरर कितना था? 0.2 मीटर क्यूब। तो यहाँ पे डेंसिटी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों? क्वांटिटीज़ को हम लोग डिवाइड करते हैं। तो हमें देखना है जब हम लोग क्वांटिटीज़ को डिवाइड करते हैं तो एरोड का कॉम्बिनेशन कैसे निकलता है, एरोड का कॉम्बिनेशन कैसे निकालता है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग प्रोपोर्शनल एरोड निकाल सकेंगे। प्रोपोर्शनल एरोड, ओके, प्रोपोर्शनल एरोड। ओके, जो क्या होगा दोस्तों? d/ρ। ओके, इसको हम लोग निकाल सकेंगे। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? फॉर्मूला क्या है दोस्तों? प्लस माइनस क्वांटिटीज़ के प्रोपोर्शनल एरोड को हमें लेना है। मतलब मास के लिए हमें मास का प्रोपोर्शनल एरोड को लेना है, प्लस एंड वॉल्यूम के लिए वॉल्यूम का प्रोपोर्शनल एरोड हमें लेना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा एरोड। तो यहाँ पे आप वैल्यू लगाओ 4। ठीक है, ये होगा 4 एंड मास क्या है? 100 प्लस वॉल्यूम क्या है दोस्तों? वॉल्यूम का एरोड कितना है? एब्सोल्यूट एरोड 0.2 एंड वॉल्यूम कितना है? 10। ठीक है, चलो इसको करो अभी। प्लस माइनस इसको अगर हम लोग करते हैं तो हमें मिलता है 4 + 2 नीचे होगा 100 मतलब 6/100। ये है प्रोपोर्शनल एरोड इन डेंसिटी। ओके, ये हम निकाल लिए। लेकिन हमारा सवाल क्या है दोस्तों? परसेंटेज एरोड निकालना है, हमें परसेंटेज एरोड निकालना है। तो परसेंटेज एरोड निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग प्रोपोर्शनल एरोड को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पहला सवाल, परसेंटेज एरोड इन डेंसिटी क्या होगा? हमें प्रोपोर्शनल एरोड लेना है, जो क्या है प्रोपोर्शनल एरोड 6/100 एंड उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमें क्या मिलेगा? ±6%। ठीक है, तो ये है पहला सवाल का आंसर। ओके, नेक्स्ट सवाल क्या पूछा गया है? एब्सोल्यूट एरर ऑफ डेंसिटी। एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग दोस्तों? एब्सोल्यूट एरर को निकालने के लिए हम लोग प्रोपोर्शनल एरर को मल्टीप्लाई कर देते हैं ओरिजिनल वैल्यू से। ठीक है, तो दूसरा सवाल का आंसर क्या होगा? एब्सोल्यूट एरर
इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एब्सोल्यूट एरर इन डेंसिटी क्या होगा, डी रो इज इक्वल टू डी रो बाई रो मल्टीप्लाइड बाई रो। ओके, चलो डी रो बाई रो का वैल्यू तो हमें पता है ना दोस्तों, ये 6/100 मल्टीप्लाइड बाई 10, रो का वैल्यू है 10। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख दें फटाफट से, तो क्या होगा, इसको काट दो तो ये हो जाएगा 0.6। ठीक है, 0.6। ओके, ये है हमारे पास एब्सोल्यूट एरर, जो क्या आएगा, जिसका यूनिट होगा बिल्कुल। ठीक है, ओके। एंड तीसरा सवाल, हमें वैल्यू निकालना होगा, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, डेंसिटी विथ एरर लिमिट। ओके, डेंसिटी विथ एरर लिमिट। तो सबसे पहले तो ओरिजिनल वैल्यू लिखो 10, डेंसिटी क्या है, ये है, एंड एरर लिमिट क्या है दोस्तों, यहाँ पे आपको एब्सोल्यूट एरर लिखना है, तो ये हो जाएगा आपका क्या, डेंसिटी विथ एरर लिमिट। ओके, ठीक है, तो ये था दूसरे एग्जाम्पल का पूरा सॉल्यूशन। क्या कहा गया है दोस्तों, अ करंट 2 ± 0.01 एम्पियर इज पासिंग थ्रू अ रेजिस्टेंस 100 ± 0.2 ओहम, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस विथ एरर लिमिट। ठीक है, तो एक रेजिस्टेंस के थ्रू एक करंट पास हो रहा है जिसका वैल्यू हमें दिया गया है, एंड रेजिस्टेंस का वैल्यू भी हमें दिया गया है। ठीक है, तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होगा विथ एरर लिमिट के साथ। ठीक है, तो हम लोग कैसे करेंगे दोस्तों, देखो सबसे पहले जो दिया गया है उसको हम लोग लिख लेते हैं करंट को हम लोग आई से लिखते हैं। ओके, तो आई इज इक्वल टू क्या दिया गया है दोस्तों, 2 ± 0.01 एम्पियर। ठीक है, ओके, एंड रेजिस्टेंस आर से लिखते हैं हम लोग इसको, रेजिस्टेंस दिया गया है 100 ± 0.2 ओहम। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, जिसको हम लोग V से लिखते हैं। ठीक है, तो V इज इक्वल टू होता है IR, ये है फॉर्मूला, V इज इक्वल टू IR, ये आपने पढ़ा होगा। ओके, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो हम लोग ओरिजिनल वैल्यू निकाल लेते हैं, वो मतलब पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होगा, तो यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू को लेना है सिर्फ, तो ये हो जाएगा 200 वोल्ट। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, प्रोपोर्शनल एरर निकालेंगे। यहाँ पे देखो दोस्तों, हम लोगों ने वोल्ट निकालने के लिए, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करे हैं। तो यहाँ पे एरर का कम्बिनेशन कैसे निकालेंगे, हम लोग एरर का कम्बिनेशन इंडिविजुअल क्वांटिटीज़ का जो प्रोपोर्शनल एरर है उसको निकालेंगे एंड उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हमें मिल जाएगा प्रोपोर्शनल एरर, dV/V इज इक्वल टू क्या होगा, ± DI/I प्लस dR/R। ठीक है, तो इसको कर लो, तो क्या होगा, DI मतलब है 0.01 एंड I मतलब है कितना है, I 2। ठीक है, एंड यहाँ पे DR है 0.2 एंड R है 100। ठीक है, अगर आप इसको करते हैं तो आपको कितना मिलेगा, चलो कैलकुलेटर का यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, 0.01 / 2 प्लस 0.2 / 100 जो कि है 0.007। ठीक है, 0.007, और ये है प्रोपोर्शनल एरर। इसके बाद हम लोग निकालेंगे एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर
dv क्या निकलेगा, प्रोपोर्शनल एरर को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं ओरिजिनल वैल्यू से, मतलब 200 से, तो ये हमें मिल जाएगा 1.4 वोल्ट। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर। ओके, अब कैसे लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस विथ एरर लिमिट। ठीक है, तो सबसे पहले ओरिजिनल वैल्यू को लिखना है प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर को लिखना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर दोस्तों। चलो देखो दोस्तों, अगले सवाल में क्या पूछा गया है, द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट may depend on its mass, radius and the acceleration due to gravity. Using the method of dimensional homogeneity, obtain an expression for the orbital velocity. मतलब एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट के जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होता है उसको हमें ऑब्टेन करना है, उसका एक्सप्रेशन हमें ऑब्टेन करना है, जहाँ पे आर्टिफिशियल सैटेलाइट का ऑर्बिटल वेलोसिटी डिपेंड करता है उस सैटेलाइट के मास के ऊपर और उसका रेडियस एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर। तो कैसे करेंगे हम लोग, इस तरह के प्रॉब्लम्स को हम लोग पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, तो आई थिंक आप लोगों ने अगर सारी क्लास देखा होगा तो आपको पता होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें वेलोसिटी को मान लेना है, v इज इक्वल टू ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, ऑर्बिटल वेलोसिटी मान लेते हैं। ओके, ये डिपेंड करता है मास, रेडियस एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पे लेट v एंड रेडियस, उसके पावर हम लोग लेते हैं b एंड g का पावर लेते हैं c। ठीक है, तो m का डायमेंशन हमने क्या लिया दोस्तों, a, b का डायमेंशन हमने लिया, सॉरी r का डायमेंशन लिया b एंड g का डायमेंशन लिया हमने c, जहाँ पे क्या होगा a, b एंड c आर डायमेंशनलेस। ओके, ठीक है, ए बी सी ये तीनों क्या है दोस्तों, डायमेंशनलेस है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो आपको एक कंस्टेंट लेना होगा, तो ये हो गया ए आर का पावर बी एंड जी का पावर सी। ठीक है, चलो अब सारे क्वांटिटी का आप क्या लिखेंगे, डायमेंशन लिखेंगे। राइटिंग the dimensions on both side। ठीक है, तो v मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है दोस्तों, lt ये होता है। ठीक है, एंड यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं m का पावर है 0। ओके, तो इधर k तो k रहेगा, एंड मास क्या है दोस्तों, मास मतलब m, इसका पावर होगा a। ठीक है ना, एंड r मतलब रेडियस, रेडियस क्या है दोस्तों, एक लेंथ है, इसका पावर होगा b, एंड g मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका डायमेंशन होता है ये। ठीक है, तो इसका पावर क्या होगा दोस्तों, c। ठीक है, चलो अब बिल्कुल इसको इस तरह से रहने देते हैं, k तो k रह जाएगा। ओके, तो m का पावर यहाँ पे आ जाएगा a, l का पावर b, एंड यहाँ पे क्या होगा c टू c। ठीक है, तो यहाँ पे आप करिए m a l का पावर क्या होगा दोस्तों, b प्लस c हो जाएगा। देखो ये एंड t का पावर 2c। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे कंपेयर कीजिए, दोनों तरफ कंपेयर कीजिए। तो m का पावर क्या है दोस्तों, यहाँ पे 0 है, इधर है m का पावर a। तो आफ्टर कंपेयरिंग dimensions of m l t। ठीक है, तो यहाँ पे a इजिकल टू क्या होगा, 0 होगा। देखो यहाँ पे m का पावर है 0 एंड यहाँ पे m का पावर है a, तो दोनों तरफ इक्वल होता है, इसीलिए हम लोग ये कह सकते हैं a इजिकल टू 0। ठीक है, वहीं पे आप क्या कह सकते हैं दोस्तों, -2c इजिकल टू -1, तो यहाँ पे c इजिकल टू क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, एंड b प्लस c, l का पावर है इधर b प्लस c एंड इधर है
1, ठीक है, तो इज इक्वल टू 1। तो सी का वैल्यू हम लोगों को पता है, तो क्या करेंगे दोस्तों, 1 माइनस हाफ हो जाएगा, मतलब इधर भी हाफ हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, चलो ए का वैल्यू हमें पता चल गया है, बी का वैल्यू भी पता चल गया है एंड सी का वैल्यू भी हमें पता चल गया है। तो डायरेक्ट हम लोग पूरा इस इक्वेशन पे लिख देंगे, ठीक है। ये है 1 नंबर इक्वेशन। तो इस इक्वेशन पे आप अगर ये सारे वैल्यूज़ को लगाते हैं तो आपको मिल जाता है क्या, वी गेट v इज इक्वल टू क्या होगा, k, एंड यहाँ पे m का पावर a मतलब m का पावर 0, ठीक है, m का पावर 0 एंड r का पावर b, r क्या होगा, उसका पावर हाफ होगा एंड g का पावर उसका भी हाफ होगा। तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं। m0 का वैल्यू क्या है, वो होगा दोस्तों, किसी का पावर अगर 0 होता है तो इसका वैल्यू होता है 1, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ k रहेगा एंड इस तरह से हो जाएगा rg, ठीक है, v इज इक्वल टू के आर जी। तो यहाँ पे k जो है दोस्तों, k एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है जिसके लिए हम लोग इसका वैल्यू इस मेथड से निकाल नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्सप्रेशन फॉर द ऑर्बिटल वेलोसिटी, ओके, ठीक है ना। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन, ठीक है। फटाफट से इसको लिख लो। डायमेंशन से हम लोगों ने पहले भी बहुत सारे एग्जाम्पल करके रखे हैं, अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखा होगा तो बिल्कुल देख लीजिएगा। फिजिक्स का जो प्लेलिस्ट है दोस्तों, वहाँ पे आपको यूनिट एंड डायमेंशन से सारे वीडियोस अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, देखो दोस्तों स्क्रीन पे आ रहा होगा आपका, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन भी डायमेंशनल एनालिसिस से है, ठीक है, डायमेंशनल एनालिसिस से है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है दोस्तों, इफ द यूनिट ऑफ फोर्स, लेंथ एंड टाइम टेकन एज फंडामेंटल यूनिट्स, व्हाट वुड बी द डायमेंशन ऑफ मास। मतलब फोर्स, लेंथ एंड टाइम के यूनिट को अगर हम लोग फंडामेंटल यूनिट मान लेते हैं तो मास को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मास का डायमेंशन क्या होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा दोस्तों, पहले तो मान लेते हैं लेट m इज इक्वल टू फोर्स इंटू लेंथ इंटू टाइम, एंड इसके हम लोग डायमेंशन लेते हैं ABC, ठीक है, कुछ इस तरह से, ओके। एंड एज यूजुअल ये ABC क्या होगा, डायमेंशनलेस, ठीक है, ये तीनों ही डायमेंशनलेस है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सारे फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। राइटिंग डायमेंशनल फॉर्मूला ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला लेंगे, ठीक है, ओके। मास का डायमेंशन क्या है दोस्तों, m होता है, एंड फोर्स का डायमेंशन आपको पता होगा, ठीक है। लेंथ का डायमेंशन लेंथ ही होता है, टाइम का डायमेंशन t होता है, ठीक है, ओके। चलो इसको अब हम लोग स्प्लिट कर देंगे, तो पावर यहाँ पे आ जाएगा, l का पावर a आ जाएगा, t का पावर -2a आ जाएगा, l का पावर b है, t का पावर c है, एंड इधर हम लोग m का पावर 1 होगा, मान लेते हैं l का पावर 0 है, t का पावर 0 है, ये दोनों का मतलब क्या है दोस्तों 1, ठीक है। तो हम लोगों ने सिर्फ कंपेयर करने के लिए इसको लिखे हैं, ओके। तो यहाँ पे करो, m का पावर a होगा, l का पावर क्या होगा दोस्तों, दोनों l है तो पावर ऐड हो जाएगा a प्लस b, एंड t का पावर भी ऐड हो जाएगा -2a प्लस c, ठीक है, ओके। एंड इधर क्या है L0 T0, ठीक है। आफ्टर कंपेयरिंग, कंपेयर करने के बाद हमें क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू क्या मिलेगा 0, देखो सॉरी a इज इक्वल टू मिलेगा हमें 1, ठीक है, इधर a है, इधर m का पावर 1 है, ठीक है। वहीं पे सॉरी a प्लस b इज इक्वल टू क्या होगा, l का पावर इधर a प्लस b है एंड इधर है 0, तो ये होगा 0, तो हमें a का वैल्यू तो पता है, तो हो जाएगा -1, ओके। एंड वहीं पे अगर t के पावर को हम लोग कंपेयर करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, इधर भी t का पावर क्या है 0, तो ये होगा 0,
तो c इज इक्वल टू 2a हो जाएगा। a का वैल्यू कितना है दोस्तों 1 है, तो c का वैल्यू होगा 2। ठीक है, चलो अब a b एंड c का वैल्यू हमें मिल गया है, a b एंड c का वैल्यू हमें मिल गया है। तो इक्वेशन नंबर 1 पे, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 पे इसका वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, तो क्या मिलेगा m इज इक्वल टू f का पावर a का मतलब है 1, लेंथ का पावर है b मतलब -1 एंड t का पावर है c का मतलब है 2। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाता है f² L। ठीक है, ये है हमारा आंसर। ठीक है, m को हम लोग कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर हम लोग फोर्स, टाइम एंड लेंथ को फंडामेंटल यूनिट मान लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह के सवाल आपके एग्ज़ाम पे भी पूछा जाता है, तो इस ट्रिक को आपको यूज़ करना है। क्या करा हम लोगों ने, कुछ नहीं करा। ओके, यहाँ पे हम लोगों ने इस तरह से लिखा है एंड देन उसके बाद हम लोगों ने डायमेंशनल फार्मूला लिख लिए हैं। ठीक है, देन कंपेयर किए हैं, कंपेयर करने के बाद हमें ये जो डायमेंशन हम लोगों ने एज्यूम करा था उसका वैल्यू हमें मिल गया है। देन उसका वैल्यू हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 पे पुट कर दिया है, तो हमें आंसर मिल गया है। कुछ इस तरह से हम लोग लिखेंगे। चलो आज का आखिरी सवाल देखो, कन्वर्ट करेंगे अभी। ओके, एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट पे हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे। सवाल आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, जहाँ पे पूछा गया है कन्वर्ट 5 जूल इज इक्वल टू हाउ मेनी आर्ग। ठीक है, मतलब 5 जूल को आपको आर्ग में कन्वर्ट करना है। जूल क्या है दोस्तों, वर्क का। ओके, वर्क का आपका ऐसा यूनिट है एंड आर्ग वहीं पे वर्क का क्या है दोस्तों, CGS यूनिट है। ठीक है, तो ऐसा यूनिट से CGS यूनिट 5 जूल इज इक्वल टू x आर्ग मान लेते हैं। ठीक है, ओके लेट, तो यहाँ पे x यहाँ पे आर्ग हो जाएगा इज इक्वल टू 5 जूल। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखिए, क्या होगा ml। ठीक है, ये होता है वर्क का क्या दोस्तों, वर्क का डायमेंशनल फार्मूला। इधर भी आपको ये लिखना है। ठीक है, इधर भी आपको ये लिखना है, 5 तो रहेगा ही m। ठीक है, तो ये CGS यूनिट पे है, तो इसलिए हम लोग इसको 1 मान लेते हैं एंड ये सारे को हम लोग 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई m2 बाई m1 एंड यहाँ पे होगा l स्क्वायर 2 स्क्वायर l 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई t2 उसका पावर t1 उसका पावर। ठीक है, चलो क्या करेंगे, इसका पावर स्क्वायर होगा एंड t2 t1 इसका पावर होगा -2। ठीक है, तो देखो m2 क्या है दोस्तों, मास का यूनिट है SI यूनिट पे, एंड m1 क्या है, CGS यूनिट पे मास का यूनिट है। क्योंकि यहाँ पे देखो ये क्या है दोस्तों, ये CGS में है। ठीक है, एंड ये है SI में। ओके, तो m2 क्या है, मास का यूनिट SI में, l2 क्या है, लेंथ का यूनिट SI में, एंड t2 क्या है, टाइम का यूनिट SI में। तो यहाँ पे हम लोग किस में कन्वर्ट कर रहे हैं दोस्तों, CGS में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसको हम लोग CGS में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, CGS में हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हम लोग सारे वैल्यू CGS में ही लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे 1 kg एंड यहाँ पे होगा क्या दोस्तों 1 ग्राम। ठीक है, एंड लेंथ मतलब 1 मीटर एंड नीचे होगा 1 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर, टाइम 1 सेकेंड एंड 1 सेकेंड। ठीक है, इसका पावर इतना। चलो नेक्स्ट में हम लोग क्या करने वाले हैं, सारे यूनिट्स को हम लोग CGS में लिखेंगे। तो क्या मिलेगा हमें, 1 kg मतलब CGS में अगर कन्वर्ट करते हैं तो हमें 1000 ग्राम मिल जाएगा, 1000 ग्राम और नीचे 1 ग्राम। ठीक है, एंड 5 तो रहेगा ही, एंड लेंथ 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, नीचे 1 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका स्क्वायर, एंड ये वाला पार्ट क्या हुआ दोस्तों 1 बाई 1, ये 1 हो जाएगा, तो इसको हम लोग नहीं लिखने वाले हैं 5। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है 1000 एंड यहाँ पे होगा, इसका अगर स्क्वायर कर देते हैं तो 2 जीरो और मिल जाएगा हमें,
तो हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 10⁻7 आर्ग, ठीक है। ओके, तो 5 जूल इजिकल टू क्या होगा दोस्तों, 5 इंटू 10⁻7 आर्ग। ओके, इस तरह के प्रॉब्लम्स को हम लोग पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। अगर आपने वो सारे वीडियोस देखा होगा तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। चलो, ये था आज का आखिरी सवाल। एंड दोस्तों देखो, मैं कुछ और टॉपिक को यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक है लेकिन बहुत ही वाइटल है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी ऐसे होते हैं जिसका कोई भी यूनिट नहीं होता है, मतलब यूनिट लेस फिजिकल क्वांटिटी। तो यूनिट लेस फिजिकल क्वांटिटी का अगर आपको एग्जाम्पल लिखने को बोला गया तो आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले स्ट्रेन, ठीक है, स्ट्रेन, ठीक है। एंड उसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, पॉइसन्स रेशियो। तो ये सारे कुछ फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसका यूनिट नहीं होता है। फिर से मैं बोल देता हूँ, स्ट्रेन, चलो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, तो आपको आसानी हो जाएगा। यूनिट लेस फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। ओके, स्ट्रेन, दूसरा स्पेसिफिक ग्रेविटी, तीसरा क्या है दोस्तों, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। एंड चौथा क्या है दोस्तों, पॉइसन्स रेशियो, ठीक है। ये सारे क्या है, यूनिट लेस फिजिकल क्वांटिटीज है, ठीक है। एंड दोस्तों, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में अगर डायमेंशन है तो उसका मतलब उसमें यूनिट भी होगा, ठीक है। अगर डायमेंशन है तो उसका मतलब उसमें यूनिट भी होगा, ये 100% श्योर है। लेकिन हम लोग ये नहीं कह सकते अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी में यूनिट है तो उसमें डायमेंशन रहेगा ही रहेगा, ये हम लोग नहीं कह सकते, ठीक है। तो इसको लिख लो फटाफट से, इफ अ फिजिकल क्वांटिटी हैज़ डायमेंशन then it must has a unit, but it is not sure that if a physical quantity has unit there is dimension। इसका मतलब क्या है दोस्तों, अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में डायमेंशन है तो उसका मतलब उसमें यूनिट होगा ही होगा। लेकिन ये श्योर नहीं है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी में यूनिट है तो उसमें डायमेंशन होगा, ठीक है। ओके, एंड यहाँ पे मैं 3 फिजिकल क्वांटिटी को लेने वाला हूँ जिसका डायमेंशन सेम है, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन सेम हो सकता है लेकिन यूनिट डिफरेंट होता है, ठीक है। जैसे कि वर्क, एनर्जी, ठीक है, एंड टॉर्क, ठीक है। तो ये 3 फिजिकल क्वांटिटी ऐसे है दोस्तों जिसका डायमेंशन सेम होता है। जैसे कि डायमेंशन है इसका, ठीक है, तीनों का ही डायमेंशन सेम है, ठीक है। एंड वैसे ही प्रेशर का डायमेंशन, स्ट्रेस का डायमेंशन सेम होता है, ठीक है ना। तो डायमेंशन फिजिकल क्वांटिटी के सेम हो सकते हैं लेकिन उसका यूनिट अलग अलग होगा। ओके, चलो, अब ये था कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके किताब में आपको, आपके बुक में आपको मिल जाएगा, ठीक है। बुक के क्वेश्चंस को अगर आप फॉलो करेंगे तो वहाँ पे आपको बहुत तरह के क्वेश्चंस मिल जाएगा। तो हम लोगों ने पहला चैप्टर को यहाँ पे फिनिश कर दिए हैं। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर जो कि होगा 4th से, ठीक है। हम लोग बात करेंगे वहाँ पे स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में, वेक्टर से रिलेटेड सारी बातें वहाँ पे हम लोग करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर ले, अभी सब्सक्राइब कर ले। एंड अपने दोस्तों में क्लास को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू वेरी मच।